Good morning, everyone. Now we'll start with a new chapter today. का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स. अभी बेसिकली मैथमेटिकल मेथड्स ये नाम पढ़ने के बाद अपने को पहला डाउट ये आता है कि सर फिजिक्स पढ़ा कि मैथ्स पढ़ा. ठीक है. अब तुमको ये नहीं भूलना है कि जब भी तुम लोग फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आधे से ज्यादा मैथ्स होता है. फिजिक्स विदाउट मैथ्स इज इनकम्प्लीट. समझा गया? क्यों सर ऐसा क्यों होता है? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? तो अपन जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या जो भी एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन प्रूव करेंगे, समझा गया, जो भी कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ थियोरेटिकल बेसिस पे रहते हैं. अभी मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ इसलिए तुम लोग विश्वास करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर मैं कुछ बोलूंगा और उसको प्रूव करके दिखाऊंगा तो तुमको शायद तक ज्यादा विश्वास रहेगा. तो सिमिलरली फिजिक्स में है ना, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे डेरिवेशंस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं. सिर्फ वो पढ़ के अपना कुछ होने नहीं वाला है. उसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा वाया न्यूमेरिकल्स. और उसमें लगने वाला एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो है मैथ्स. इसीलिए बोलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है. मैथ्स इज द होल सोल. समझा गया? अगर बहुत सारे पब्लिक रहते हैं जिन लोगों को पीसीबी करना होता है, समझा क्या, उन लोग के दिमाग में ये होता है कि सर हम लोग के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको आगे जाके मैथ्स नहीं आने वाला है तो हम लोग मैथ्स क्यों पढ़े. बट मेरे हिसाब से दैट इज श्योर रॉन्ग कंसेप्ट. अगर तुम्हारे लाइफ में मैथ्स रहेगा ना तो तुम लोग को कभी ना कभी किधर ना किधर कैसे ना कैसे काम जरूर आता है. ठीक है. तो मैथमेटिकल मेथड्स बेसिकली है क्या? मैथमेटिकल मेथड्स बेसिकली है क्या? तो मैथमेटिकल मेथड्स बेसिकली है क्या? तो वो है फिजिक्स में यूज करने वाला मैथ्स. जो भी फिजिक्स में अपन मैथ्स यूज करने वाले हैं उनको बोलेंगे मैथमेटिकल मेथड्स. अभी मैथमेटिकल मेथड्स को मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ ना, तो मैथमेटिकल मेथड्स का नाम क्या था मालूम है क्या? मैथमेटिकल का नाम स्केलार्स एंड वेक्टर्स. स्केलार्स एंड वेक्टर्स मैथमेटिकल मेथड में तुम करने वाले. स्केलार्स एंड वेक्टर्स. जब हम लोग का टाइम था ना तभी चैप्टर का नाम मैथमेटिकल मेथड्स नहीं था, तब चैप्टर का नाम क्या था? स्केलार्स एंड वेक्टर्स. तो मैथमेटिकल मेथड्स में अपन यूजुअली सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्केलार्स और वेक्टर्स के बारे में. ये दो टर्म्स होते हैं जिन लोग बहुत बड़े पैमाने पे यूज होंगे पूरे फिजिक्स में. सर स्केलार्स आणि वेक्टर्स तुम्ही लिहिलं तर आहे, तर आता स्केलार्स नक्की असतं का? आम्हाला ते तर सांगा. स्केलार्स क्या होता है ये तो सर हमको बताओ. स्केलार मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ. स्केलार्स क्या होता है? स्केलार्स आर द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. स्केलार्स आर क्वांटिटी 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 having magnitude only. quantity having magnitude only. समझ आ गया? और वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये दोनों का कड़क फर्क है. समझ में आ रहा है क्या? एक के पास क्या होता है और दूसरे के पास क्या होता है? क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, और इधर वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है. ये सबसे इम्पॉर्टंट बात है अपने को समझने की. सर आता मॅथमॅटिकल मेथड्स मध्ये आपण काय शिकणार होतो? तर मॅथमॅटिकल मेथड्स मध्ये आपण स्केलार्स आणि वेक्टर्स बद्दल शिकणार होतो. स्केलार्स काय आहेत तर मी क्वांटिटी, वेक्टर्स काय मी लिहून दिले. तो अपने को एक पैराफ्रेज मिल गया कि अपन एग्जैक्टली किसके बारे में पढ़ने वाले और क्या पढ़ने वाले हैं. मैथमेटिकल मेथड्स, स्केलर्स और वेक्टर्स. सर स्केलर्स क्या होता है? तो क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, मतलब सिर्फ नंबर्स रहेगा, उनको क्या बोलेंगे? स्केलर्स. अरे उनको क्या बोलेंगे? स्केलर्स. और जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर्स.
तर आता मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन हे काय आम्हाला नीट समजत नाही. स्केलार्स मतलब मैं बोलता हूँ ये पर्टिकुलर रॉड है, मैं बोलता हूँ ये पर्टिकुलर रॉड है, ठीक है. ये रॉड का लेंथ है 2 मीटर. रॉड का लेंथ कितना है? 2 मीटर. क्या तुम्हें लगता है कि मुझे और कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहिए? नहीं, मैं बोला रॉड 2 मीटर है तो शायद तक मुझे समझ में आता है कि रॉड कितना लंबा रहेगा. इसको मैग्नीट्यूड से मैं काम निपटा सकता हूँ. 2 मीटर बोल दिया, बात खत्म. हाँ भाई समजलं मला रॉड किती आहे. मी बोललो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg/m³. तो मेरे को नहीं लगता है मुझे इसको और डिटेल देना चाहिए. मेरे को इधर समझ में आ रहा है. तो जो चीजें नंबर्स के साथ समझ में आ रही है, जिनका पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है ओनली थ्रू नंबर्स, सिर्फ नंबर्स. मैंने बोला लेंथ कितना है 2 मीटर, तो मुझे मालूम पड़ रहा है 2 मीटर मतलब इतना इतना सा रहेगा. मैं बोल रहा हूं मुझे चलना है 10 किलोमीटर, मुझे मालूम है. मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी है 1 kg/m³, तर मला माहिती पडते. टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे मालूम पड़ रहा है रे. तो यही सारे चीजें जिनका वर्णन का डेफिनेशन नंबर से होता है, मैग्नीट्यूड से होता है, उनको क्या बोलते हैं? स्केलार्स. उनको क्या बोलते हैं? स्केलार्स. समझा गया? क्लियर है? ओके. तो अपन एग्जांपल्स लिखेंगे. एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल्स क्या क्या लिखेंगे? लेंथ लिखेंगे, लेंथ, लेंथ लिखेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे और बहुत सारे. समझा गया? जिनका पूरा नॉलेज अपने को, जिनका पूरा नॉलेज अपने को नंबर से मिलता है, उनको अपन क्या बोलेंगे? स्केलार्स. हाँ मुझे मालूम है नंबर. सर इकडे 2 मीटर लिहिलंय तर 2ला काय म्हणतात? मॅग्निट्यूड. 2ला काय म्हणतात? मॅग्निट्यूड. आणि मीटरला काय म्हणतात? युनिट. दो को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. और एक को क्या बोलते हैं? यूनिट. एंड मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट कम्स क्वांटिटी. इसके लिए तो पहला ही क्वांटिटी लिख के का काम नंबर से पूरा हो रहा है. 2 मीटर, 1 kg/m³, 25 डिग्री सेल्सियस, जिनका पूरा डेफिनेशन मुझे नंबर से मिलता है, उन चीजों को मैं क्या बोलूंगा? स्केलार्स. एग्जाम्पल भी कड़ा. हाँ, कोई मुझे वेक्टर्स का एग्जाम्पल. तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए. एक्सीलेंट. वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डायरेक्शन चाहिए. मैं बोलता हूँ मेरी गाड़ी चलती है 25 km/h. जाऊंगा कैसे? मुझे 25 km/h समझ में आया है कि मेरे को गाड़ी के 25 km/h मेरे को चलाना है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में वो तो बता. इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट. मुझे चलना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मुझे चलना है, लेकिन किधर, कौन सी डायरेक्शन चलना है, कितने स्पीड से मुझे चलना है, यही मुझे नहीं मालूम. मुझे फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है. अरे लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगाने का है? दरवाजे पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है. समझा? दरवाजा खोलने के बजाय दरवाजा परमानेंटली बंद हो गया तो कैसा चले? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डायरेक्शन मैटर करता है. इधर मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड होना भी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ और भी कौन होना चाहिए? डायरेक्शन. अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन मिलता है और उससे एक क्वांटिटी डिफाइन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल फोर्स. समझा क्या? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. अब ये बंदे ने एक वर्ड बोला स्पीड, और मैं उधर रुक गया हूँ. थोड़ी देर बाद टैकल करेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम इम्पोर्टेंट बात उसने कही है, लेकिन उसका डेप्थ उसको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन अपन थोड़ी देर बाद में इसका बात करेंगे. फिलहाल अपन इधर एग्जाम्पल से ये होंगे. चलो ये बताओ, एग्जाम्पल पहला क्या है? डिस्प्लेसमेंट.
वेलोसिटी बोलो, मैथमेटिकल मेथड्स क्या होता है तो उसमें स्केलर्स और वेक्टर्स होते हैं। स्केलर्स क्या होता है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स क्या होता है जिनमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन होता है। आई थिंक आई एम प्रीटी मच क्लियर हियर, समझ में आ रहा है ना, एक मालूम पड़ गया रहेगा क्या है क्या नहीं। ओके क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम? कभी कभी अपने को आता भी है पहचानने कौन स्केलर्स है और कौन वेक्टर्स है, इनका अपने को ढूंढने आता है कि बाबा कौन स्केलर कौन वेक्टर है, डिफरेंस क्या होता है, ये अपने को समझ आना चाहिए। ठीक है क्लियर है। अभी मुझे इधर स्पीड का फॉर्मूला कोई बता सकता है? स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम और अपॉन टाइम। मेरे हिसाब से स्पीड और वेलोसिटी सेम रहते हैं ना? अरे मेरे हिसाब से स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है ना, तो फिर तुम लोग ने मुझे स्पीड का फॉर्मूला अलग बताया और वेलोसिटी का फॉर्मूला अलग क्यों बताया? स्पीड और वेलोसिटी अगर सेम रहता है तो मुझे तुम लोग ने, अभी मैं तो कुछ बोला नहीं तुमको, तुम लोग ने मुझे अलग अलग फॉर्मूलाज बताया है क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन। एनीवन एल्स? एंड सेकंड क्वेश्चन, अगर दोनों अलग अलग है, अच्छा सॉरी दोनों सेम है, स्पीड और वेलोसिटी अगर दोनों सेम है, उनको अलग नाम क्यों दिए गए हैं? चलो बोलो। सर वापस लिखो ना। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आणि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलते बोलते ही उसने एक बहुत बड़ा सेंटेंस बता दिया, लेकिन उसको कुछ मालूम नहीं है कि उसने बोला स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे स्पीड में कौन चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए जिन्होंने साइंस नहीं लिया है, कॉमर्स वाले बोलो, आर्ट्स वाले बोलो, और बाकी के इर्द गिर्द अपने मॉम डैड को इंक्लूडिंग, अगर साइंस नहीं लिया रहेगा तो सबके लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम है, सबके लिए। किसको भी जाके पूछो उन लोग यही बात बोलेंगे, स्पीड आणि वेलोसिटी का है सेम है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है सेम है। लेकिन वी आर साइंस स्टूडेंट्स एंड वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में हल्का सा लाइन है, हल्का सा लाइन है। दोनों ऑलमोस्ट द सेम है बट नॉट द सेम। स्पीड और वेलोसिटी अगर बाकीचे लोक बोलत आहेत स्पीड आणि वेलोसिटी सेम आहे, तर काय ना काय रिझन असेल ना त्यांच्या पाठी। तर ऍक्च्युअली रिझन तसंच आहे की ऑलमोस्ट दोन्ही आहे ना सेम आहे रे, दोघांच्या मध्ये काही जास्त फरक नाही आहे, एक छोटासा मायनर फरक आहे ज्याच्यामुळे स्पीड आणि वेलोसिटी वेगळं होऊन जातात। तर तो फरक काय आहे माहिती आहे का? त्याचा आन्सर आपण आत्ताच बघितला की स्पीड आहे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, ही एक स्केलर क्वांटिटी आहे आणि वेलोसिटी आहे ना, वेलोसिटी ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्केलर्स और वेक्टर्स का यही रहता है। स्पीड आणि वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम आहे रे, स्पीड बोला की वेलोसिटी बोला एकच होऊन जातं, पण वी आर साइंस स्टूडेंट्स आणि आज हम लोग को उसके बीच में डिफरेंस समझ में आया है कि स्पीड मतलब क्या, तो सिर्फ स्केलर, स्केलर मतलब क्या, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड का काम सिर्फ मैग्नीट्यूड से हो सकता है।
इसके लिए तो मैं बोलता हूं ना, अरे मीना गाडी भावा 40च्या स्पीडवर चालवत होतो. स्पीड बोलतोय तो, त्यांनी सायन्स नहीं घेतलंय, उसने साइंस नहीं लिया. वो क्या बोलता है, मैं तो गाड़ी चला रहा था एक 20-30 के स्पीड पे, 20-30 के स्पीड पे, 20-30 बिकम्स मैग्नीट्यूड, स्पीड बिकम्स स्केलर. ये समझा गया. लेकिन टेक्निकली अगर तुम लोग बात करने जाओ, अगर तुम लोग फिजिक्स बात करने जाओ, तो तुम्हें सिर्फ आधा काम स्पीड से नहीं होगा, तुम्हें वेलोसिटी से काम करवाना पड़ेगा. क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के साथ साथ और किसका नॉलेज देती है, डायरेक्शन का भी नॉलेज देती है. किसका नॉलेज देती है, डायरेक्शन का नॉलेज देती है. और अगर डायरेक्शन मिला, अरे वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना, तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास वैसे भी है, डायरेक्शन का अगर नॉलेज मिला ना, तो मेरा काम और आसान और काम एकदम राइट एक्यूरेट डायरेक्शन में जाता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, साला वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मतलब इसने स्केलर का काम कर लिया, प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल इसके पास क्या है, डायरेक्शन. क्या है, डायरेक्शन. इसके लिए मेरे हिसाब से वेक्टर्स अगर अपने पास रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर स्केलर का भी काम भारी कर देता है और अपना खुद का काम भी भारी कर देता है. समझ में आ रहा है क्या. अच्छा, तो सर इसको अपन ट्रिक है, ट्रिक, इसको सोचने का, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का. एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी डायरेक्ट याद हो गया अपने को. एस एस वी वी, समझा गया. स्पीड मतलब स्केलर, वेलोसिटी मतलब वेक्टर. अरे समझ में आ गया. तो अगर स्केलर्स और वेक्टर्स में मैं ठोकू, स्केलर्स और वेक्टर्स में मैं ठोकू, तो स्केलर क्या होता है सर, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेलोसिटी क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ठोको. स्केलर्स में कौन आएगा, स्केलर्स में कौन आएगा, वेरी गुड. स्केलर में पहली बात कौन आएगा, स्पीड. स्केलर में कौन आएगा, पहली बात स्पीड. और वेक्टर्स में कौन आएगा, क्या मैं बोल सकता हूं उनके फॉर्मूला को देख के, डिस्टेंस भी क्या हो गया. अगर स्केलर में स्पीड आ रहा है और स्पीड में अगर डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस भी हुआ ना स्केलर. अरे डिस्टेंस भी हुआ कि नहीं स्केलर. तो स्केलर के अंदर किसको डाला, डिस्टेंस. वेक्टर्स के अंदर किसको डाला, डिस्प्लेसमेंट. याद रखना, वो क्वांटिटी नहीं हो गया, वो नॉर्मल है. समझ में आ रहा है क्या. डिस्टेंस, सर डिस्टेंस म्हणजे काय, मेरे को इधर से उधर चलने का है, 1 2 3, 3 मीटर चल लिया, बात खत्म. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, ए द लेंथ कवर्ड बाय, द लेंथ कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. मैंने 3 मीटर चला, ओके डन एंड डस्टेड, खत्म. मुझे इंफॉर्मेशन मिल गया कि 3 मीटर चला. लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना अगर तुमको, तो मुझे बोलना पड़ेगा मैं 3 मीटर चला राइट में. समझ में आ रहा है क्या. तो डिस्टेंस और जैसा स्पीड और वेलोसिटी नॉर्मल लोगों के लिए एक है, वैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी नॉर्मल लोगों के लिए एक है. कभी कभी पब्लिक डेंजर होता है, डेंजर क्या करता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठोक देता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी साइंस वाला ये भी ब्लंडर करता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जिनको नॉलेज नहीं रहेगा, अरे उन लोग का भी गलती नहीं, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाया वैसे जाता है. स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो सेम है, डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो सेम है. डिस्टेंस भी इधर से उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर से उधर, तो हम लोग अदला बदली करते हैं. लेकिन नहीं चलेगा. आज मैंने तुमको एकदम क्लियर कट दोनों के बीच में फर्क बता दिया है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है. उसके बाद सबसे कड़क क्वेश्चन आता है, सबसे कड़क क्वेश्चन जो आधे से कॉलेज लोगों में मालूम ही नहीं रहेगा. स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है. तो अपन ने पढ़ा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज स्पीड कैन बी फुलफिल्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, but velocity can be fulfilled by magnitude as well as direction. क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, पक्का. नाउ मेरे को लगता है स्केलर्स और वेक्टर्स में से अपन किसके बारे में पढ़ना चाहिए,
वेक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों वेक्टर्स के बारे में पढ़ना चाहिए? क्योंकि वेक्टर्स में स्केलर का भी आता है, इसका भी आता है, इसके लिए अपन ज्यादा किसके बारे में पढ़ेगा? वेक्टर्स के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा तो वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वेक्टर्स के बारे में। सर वेक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? उसको बताना पड़ेगा लिखते कैसा है। वेक्टर्स को लिखते कैसा है? तो वेक्टर्स को ऐसा लिखते, ध्यान देना, अगर मैंने ये लिखा ए तो उसके ऊपर मुझे ऐसा एरो बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया वेक्टर ए या ए वेक्टर। समझ में आ गया? अगर बी रहेगा तो ये बी वेक्टर, अगर एक्स वाई दोनों रहेगा तो एक्स वाई वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? ये है ना एरो मार्क है, ये है ना एरो मार्क है। ये क्या बताता है मालूम है क्या? कि वेक्टर क्या है? ये क्या बताता है मालूम है क्या? कि वेक्टर क्या है? वेक्टर ये है ना, ये इसका बन जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका बन जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसका बन जाता है एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो स्टार्टिंग, ये एक्चुअली टेल हो गया, टेल, और ये एक्चुअली हेड हो गया, हेड। टेल ऑफ एन एरो, हेड ऑफ एन एरो। और ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, तो ये इसका क्या बताता है? डायरेक्शन। मतलब अगर मैं ऐसा लिखा ए टू बी, चलो ये ऐसा नहीं, ये ऐसा लिखा ए टू बी, मतलब मुझे क्या समझ रहा है? ए से किधर गया? बी में। इधर एक्स से किधर गया? वाई में। समझ में आ रहा है क्या? कभी कभी अगर मैं छोटा भी बनाऊं तो उससे मैग्नीट्यूड भी समझ में आता है। इतना बनाया तो मैग्नीट्यूड कम है, इतना बनाया तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो अपन बाद में पढ़ेगा। फिलहाल इतना समझ में आना, वेक्टर्स को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कैसा करते हैं। तो वेक्टर्स का क्या करते हैं मालूम है क्या? जो भी वेक्टर रहेगा ना उसके ऊपर एरो मार्क मारते हैं, जो भी वेक्टर रहेगा उसके ऊपर एरो मार्क मारते हैं, और ये एरो मार्क का डिटेल है। सबसे पहली बात, एरो मार्क बताता क्या है? तो एरो मार्क क्या बताता है? डायरेक्शन, और उसके लिए डायरेक्शन तो जरूरी है ना भाई। दूसरी बात, डायरेक्शन मतलब ये से ये एरो मार्क बनाऊंगा तो जिधर से एरो स्टार्ट होगा उसको बोलूंगा स्टार्टिंग पॉइंट, जिधर एरो खत्म होगा उसको बोलेंगे एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को बोलूंगा टेल, एंडिंग पॉइंट को बोलूंगा हेड। एम आई वेरी मच क्लियर? दिस इज हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आज के बाद किधर भी कभी भी पूरे 11वीं और 12वीं में तुम लोग ये पढ़ोगे, कंफर्म पढ़ोगे, हर चैप्टर में किधर ना किधर आएंगे ही ऐसा, तो अपने को समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी चीज के ऊपर ऐसा एरो मार्क लिखा होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर। अरे उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। समझा गया? और अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना रहेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसा लिखते हैं, कैसा मालूम है क्या? ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका वेक्टर। ये मालूम है ना इसका मतलब क्या होता है? मॉड। इसका मतलब क्या होता है? मॉड। तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, याद रखने का, मॉड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। मॉड मतलब इच मैग्नीट्यूड होता है। ओके, so after this I think we should jump to टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अभी वेक्टर्स कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये तो सर ने बता दिया। अभी अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, शायद अपन उससे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अभी टाइप ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट टाइप, टाइप ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट टाइप आता है जीरो वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट टाइप आता है जीरो वेक्टर। सर आता है जीरो वेक्टर, क्या रहता है? जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू जीरो हो। जीरो वेक्टर मतलब क्या सर? जीरो वेक्टर मतलब क्या सर? एक ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू क्या हो? जीरो हो। समझ आया सर? जीरो वैल्यू है, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो, तो उसको क्यों पढ़ रहे हो? मैं क्या बोला? जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, लेकिन वो वेक्टर है।
अपने को ये नहीं समझना है कि सर जीरो है ना, तो मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको पढ़ के क्या फायदा, नहीं, वो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ध्यान देना इधर। एग्जाम्पल, velocity of a stationary object। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या रे, जो एक जगह पे रहेगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट म्हणजे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट म्हणजे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक ही जगह पे हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, आई एम अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मेरी क्या वेलोसिटी रहेंगी, मैं चल रहा हूँ क्या, मेरी वेलोसिटी क्या रहेंगी, जीरो। लेकिन क्या मैं एग्जिस्ट करता हूँ ना, मतलब वेक्टर एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जीरो। हे ऐसा डोक्यात ठेवू नका कि सर उसका वैल्यू जीरो है, जीरो वेक्टर है तो कुछ काम का नहीं, नल्ला है, जीरो वेक्टर है, जीरो एम्प्टी वेक्टर है, नहीं। जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा लेकिन वो वेक्टर रहेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, वो जिंदा रहेगा। जैसे देखो ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिंदा है, वो है, लेकिन उसका वेलोसिटी, तुम लोग ने बात किया, तुम लोग भी बहुत चतुर हो, आंसर पूछने का था इसके लिए। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मैं हिल डुल नहीं सकता, तो तुम मेरे मौके का फायदा उठा रहे हो और तुम मुझे क्या पूछ रहे हो, मेरी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है ही नहीं। अरे अगर मेरी वेलोसिटी कुछ रहती तो मैं एक जगह पे थोड़ी खड़ा रहता। समझ में आ रहा है क्या, जीरो वेक्टर क्या होता है, सबको समझा। जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। समझा क्या, तो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर नहीं होता है, ये वेक्टर होता है। अरे ये वेक्टर होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक जगह पे है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट जिंदा है, समझ में आ रहा है क्या, लेकिन उसका उसका मैग्नीट्यूड क्या है। एम आई वेरी मच क्लियर विद जीरो, ओके, तो कुछ प्रॉब्लम। चलो सेकंड क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान देना, रिजल्टेंट वेक्टर, इसके बारे में अपने पास बहुत एक अलग कंसेप्ट है जो कि इधर तुमको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, लेकिन ये तभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। सर व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट पढ़ के नहीं बताना, इधर सिर्फ टॉपिक्स बता रहे हो, ठीक है, बाकी नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, नाम से क्या पता चलता है, रिजल्टेंट मतलब फाइनल, लास्ट, बराबर आंसर मिलने वाला है, फाइनल आंसर मिलने वाला है। रिजल्टेंट, सर रिजल्टेंट मतलब क्या, ध्यान दो, रिजल्टेंट मतलब एक फोर्स है 50 न्यूटन, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, दूसरा फोर्स है 50 न्यूटन का, समझ में आ रहा है क्या, एक फोर्स है 50 न्यूटन का, दूसरा भी फोर्स है 50 न्यूटन का। तो मैं ये दोनों फोर्स है ना, तो क्या करता हूँ मालूम है क्या, दोनों को कंबाइंड करता हूँ, तो क्या करता हूँ, कंबाइंड करता हूँ और एक ही रिजल्टेंट फोर्स बना देता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स, और उसको बोलता हूँ 100 न्यूटन। समझा, रिजल्ट है दो फोर्सेस को दो फोर्सेस को दो फोर्सेस को कंबाइन करने के बाद मुझे जो आंसर मिलता है एक ईच, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सर व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, एक मिनट रोका मुझे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एक में दो काम हो जाओ, उसके अंदर इतनी ताकत होती है, किसके अंदर, रिजल्टेंट के अंदर, कि वो बहुत सारे लोगों को एक ही चीज में बता सकता है। समझ में आ रहा है रिजल्टेंट मतलब क्या, क्लियर है। अभी सर आपने कुछ तो एकदम भलताइच किया है, एक को बनाया ऊपर, एक को बनाया नीचे। अरे तुम बोलोगे ये 50 है, ये 50 है, और लिखोगे ऐसा लाइन मार के ये 100 है, तो ये गुस्सा हो जाएगा, सर उसके डायरेक्शन में आपने क्यों लिखा। अगर मैं ऊपर लिखता था कि ऊपर 100 हो गया, तो फिर ये गुस्सा हो जाता था, सर उसके डायरेक्शन में क्यों लिखा। इसके लिए इसका डायरेक्शन निकाला जाता है, इसका क्या निकाला जाता है, डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मालूम है क्या, दोनों को इक्वल इक्वल जाना चाहिए। अब मुझे बताओ ना, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों के बीच का मांडवली बच्चा कौन है, 45 डिग्री, तो मेरा रिजल्टेंट देखो ना किधर, रिजल्टेंट किस पे है, 45 डिग्री।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? कॉम्पोजिशन, ऐसा बोलेगा मजा ही मजा, जीरो देंगे डायरेक्ट। वो अपने समझने के लिए, एक में दो का मजा, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन लेकिन ध्यान देना, अभी इधर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। इधर ध्यान देना, रिजल्टेंट वेक्टर ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर के पास क्या होता है मालूम है क्या? तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के लेवल पे दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दो कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट्स किस में होते हैं मालूम है क्या? एक होता है एक्स एक्सिस में और एक होता है वाई एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर के पास क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट वेक्टर के पास क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स मतलब, अरे सर इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों कौन है? कंपोनेंट्स। ये दोनों कौन है? कंपोनेंट्स। जब दो कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर। एक कंपोनेंट हमेशा रहेगा एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट हमेशा रहेगा वाई एक्सिस। समझा मैं क्या बोला? कॉम्पोनेंट्स काय असतं? कॉम्पोनेंट्स म्हणजे त्याचे पार्ट्स। कॉम्पोनेंट्स म्हणजे त्याचे पार्ट्स। तुम्हारे लेवल पे फिलहाल एक्स और वाई है, आगे जाके पढ़ोगे तो तुम्हें एक्स वाई और जेड तीनों आएगा, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी, जेड एक्सिस भी। लेकिन फिलहाल 11th के लेवल पे रिजल्टेंट वेक्टर में तुम्हारे लेवल पे सिर्फ कितने कंपोनेंट्स है? दो ही कंपोनेंट्स है, एक रहेगा एक्स एक्सिस में, एक रहेगा वाई एक्सिस में। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, सर ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर 50 न्यूटन, तो इसके कंपोनेंट्स बनाओ ना। वो मुझे मालूम है, मेरा मैथ्स उतना अच्छा 25 लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। एक ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा, ऐसा क्या होएगा? समझ में आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर कैसा निकालने का, और अभी कंपोनेंट्स कैसा निकालने का। इसको मैं लिखूंगा 25, तो भी मैं लिखूंगा। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं डायरेक्ट ठोक दूं क्या मैथ्स का? ये देखो, ये तुम लोग ने आज तक ये बनाया है ना, क्वाड्रेंट बनाया है, क्वाड्रेंट, बराबर कि नहीं? पकड़ो ना सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये समझ रहा है क्या? तो ये आएगा एक्स, ये आएगा वाई, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर किधर रहेगा? बराबर वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, समझ में आ रहा है क्या? हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और ये भी हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर अभी कौन से डायरेक्शन में आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, उसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, ये मैंने तुमको अभी एकदम क्लियर कट बता दिया हूँ। एम आई वेरी मच क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? ध्यान देना, थर्ड। थर्ड क्या है? नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? एम आई वेरी मच क्लियर? नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब समझो, अगर मेरा वेक्टर रहेगा ये, समझा क्या? मेरा वेक्टर रहेगा ए बी, मैं उसका अपोजिट करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? बी टू ए, क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर मतलब जो भी रहेगा ना, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसको कुछ प्रॉब्लम? वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्शन उल्टा है। मतलब आज के बाद फिजिक्स में एक बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अपन बोलते मालूम है क्या? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सुना रहेगा ना, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर अपन सॉल्व कर रहा है, लोग डिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि उन लोग ने साइंस में लिया, अपन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। मतलब अगर मेरे को आंसर आया, सॉल्व करके मुझे आंसर आया x इज इक्वल टू -5 मीटर,
तो मेरे को उससे क्या समझने का है, आंसर मेरा सही है, मेरा डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। मतलब अगर तुम सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें आंसर लास्ट में आया x इज इक्वल टू -5 मीटर, तो तुम 5 मीटर चले हो, लेकिन जो तुम लोग ने डायरेक्शन लिया ना वो उल्टा है। इसके लिए बहुत सारे डेरिवेशंस में तुम लोग एक बात जरूर पढ़ोगे, अगर नेगेटिव साइन आया ना तो तुम लोग पढ़ोगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज अपोजिट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन इज अपोजिट। इधर नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, नेगेटिव आंसर आ सकता है। तो अगर अगर तुम्हें नेगेटिव आंसर आता है तो आंसर सही है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उल्टा। उसका मतलब होता है नेगेटिव वेक्टर। अरे उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर। एम आई वेरी मच क्लियर। चलो चौथा, सॉरी, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर सर, इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, समझा क्या, एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर। उसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वल वेक्टर। समझा क्या, क्लियर है, इसको कुछ प्रॉब्लम। ओके, मतलब अगर ये रहेगा 5 मीटर, 5 मीटर ये डायरेक्शन में ए टू बी हमारा, तो सी टू डी भी कितना रहेगा, 5 मीटर ये वाले डायरेक्शन। समझा क्या, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स का साला मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऐसे कोई रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन, इक्वल वेक्टर। चलो पांचवा बोलो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है सर, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, कोई बता सकता है मुझे, पोजीशन क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। में और अच्छे से लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिटेल में जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। पोजीशन क्या लिखा है मैंने, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब तुम्हारा तुम्हारा पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है, तुम्हारा पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये तुम्हें कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर। सर मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसमें तुम्हारे पॉइंट की, सॉरी तुम्हारे पार्टिकल की या तुम्हारे पॉइंट की पोजीशन क्या है, वो कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर। बहुत जमाने पहले अपन जब 10वीं में थे तब अपन एक चैप्टर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ए इज 2,5, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में बोलोगे मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं आंसर लिखता हूँ -3,4, सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे कौन से में आएगा, बराबर ना। तो जो अपन पढ़ते थे कि अरे यार मैं तुमको यही पूछ रहा हूँ, बराबर ना। इधर क्या आता था, दोनों पॉजिटिव, इधर क्या आता था, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये क्या था, व्हाट इज दिस, जो तुम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, पोजीशन बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, पोजीशन बताता है, किसका, पॉइंट का। अभी अगर 3D में भी पोजीशन पता ना तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। आज के बाद याद रखना है क्या मैं लिख रहा हूँ, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स एक्सिस में रहेगा, अगर एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में कोई रहेगा तो, वाई एक्सिस में कोई रहेगा तो, और जेड एक्सिस में कोई रहेगा तो क्या, 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 तो एक्स एक्सिस में कोई रहेगा ना तो उसको बोलेंगे आई। एक्स एक्सिस में रहेगा तो उसको बोलेंगे आई, बोलेंगे आई, बोलेंगे सारे क्या बोलेंगे, आई। क्या बोलेंगे, आई। वाई एक्सिस में रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस में क्या बोलेंगे, ठीक। एक्स एक्सिस में जो भी रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, आई। वाई एक्सिस में जो भी रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, के।
जेड एक्सिस में तो उसको क्या अभी लिख बहुत इम्पोर्टेंट। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, एक्स और वाई कैसे रहते हैं तुम्हारे, ये होता है एक्स, ये होता है तुम्हारा वाई, परपेंडिकुलर आता है जेड आता है। ये देखो द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्सिस, तुम किसको देख रहे हो उसके ऊपर है। ये देखो अगर ये तुम लोग ने एक्स बोला, ये एक्स बोला, तो ये क्या है वाई, दोनों 90 डिग्री है। और तीसरा देखो मेरे बाहर आ रहा है जेड, समझ में आ रहा है क्या। ये हमेशा कौन सा भी हाथ कौन सा भी देखना, तुम लोग ये एक्स और ये वाई बोल रहे हो, ये एक्स है ये वाई है, तो जेड देखो किधर आ रहा है बाहर। इससे क्या पता चलता है, अभी देखो तुम्हारे तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये एक्स होता है ये वाई होता है हमेशा। हमेशा तुम लोग पहला बचकाने थे ना स्कूल में, तो तुम्हें एक्स और वाई पढ़ाया गया, क्यों, क्योंकि ये देखो ये एक ही प्लेन में है। तुम लोग पेपर पे ये बना सकते हो, अगर ये मैंने पेपर रखा तो पेपर पे एक्स और पेपर पे वाई बन सकता है, पेपर पे जेड नहीं बन सकता। पेपर पे जेड नहीं बन सकता है, सिर्फ एक्स बनेगा और वाई बनेगा। जेड क्या रहता है आउट ऑफ द पेपर, इसके लिए ये 3D में जाता है। और बचपन में किधर तुमको 3D बताओ, सर जी इसके लिए एक्स और वाई बताते थे, समझ में आया। कौन सा भी बोलो, अगर तुम लोग बोल रहे हो वाई और जेड प्लेन में है तो एक्स बाहर आएगा, एक्स और जेड प्लेन में है तो वाई बाहर आएगा, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है हमेशा एक्स और वाई ही प्लेन में होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। परफेक्ट एग्जाम्पल है अपना ये भी। कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर देखो, कोई भी कॉर्नर देखो, ये देख, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक प्लेन हो गया। और ये जो जा रहा है वो, कोई भी क्यूबॉइड देखो, कोई भी क्यूबॉइड अभी देखने का है क्या। ये देख इधर से देख, ये वाला कॉर्नर देख, ये वाला क्या है एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला वाई और ये वाला, तो ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, वो हो गया एक्स जेड प्लेन, और ऊपर का हो गया वाई जेड प्लेन। समझ में आया क्या, तीनों प्लेन्स आ गए अभी, तीनों डायरेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे आई, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे जे, और जेड एक्सिस को क्या बोलेंगे के, इसके ऊपर भी वेक्टर आएगा। तो अगर मैंने लिखा, यूजुअली वेक्टर्स को ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू वाई प्लस 3k प्लस 4k, तो मेरे को क्या पता चले, वेक्टर्स को ऐसा लिखते हैं, वेक्टर्स को ऐसा लिखते हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि द एक्स एक्सिस, मेरा एक्स एक्सिस पे पोजीशन कितना है, वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे क्या क्या। सर ने बोला है ना एक्स एक्सिस मतलब आई, तो आई मतलब एक्स, के मतलब वाई, के मतलब जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यही जाने वाला है, पूरे चैप्टर में हेच येणार है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आणि जेड एक्सिस। और वेक्टर को ऐसा ही लिखते हैं, मैं वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ, वाई वेक्टर इज इक्वल टू के, मेरे को समझ में आना चाहिए, तब जेड एक्सिस पे कितना है 2 है, समझ में आ रहा है। देखो वेक्टर को ऐसा लिखते हैं, कभी कभी वेक्टर को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये लाइन को क्या बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं लाइन को बार, बार मतलब भी वेक्टर। अगर एरो नहीं बनाना रहेगा, या एरो अगर मेन वाले को दिया रहेगा, तो छोटे वाले को क्या देने का, बार देने का, क्या देने का बार। बार मतलब भी क्या होता है वेक्टर। ये समझा क्या पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हाँ, अरे ये अलग, ये मतलब नाम बताने का, और ये डायरेक्शन बताने, ये समझा, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन इज यूनिट वेक्टर। उनका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब, वेक्टर मतलब का मैग्नीट्यूड क्या हो, समझा क्या। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, का मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, समझ में आ रहा है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान देना, यूनिट वेक्टर अपने आप में ही एक अलग अंदाज है। वेक्टर को लिखते कैसा है, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आई कैप, क्या बोलेंगे इसको आई कैप,
के कैप, के कैप, ये ऊपर वाले लोग को, ये वाले चीज को, ये ऐसी जो चीज रहेंगी उसको क्या बोलेंगे? कैप। इसको क्या बोलेंगे? कैप। जिधर भी कैप आएगा ना, जिधर भी कैप आएगा ना, उसको अपने को क्या समझना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, समझ आ गया? और मतलब दूसरी बात, मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख के देता हूँ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। और इसको लिखा कैसा जाता है, ध्यान देना। यूनिट वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर मतलब आई बार अपॉन मैग्नीट्यूड मतलब मॉड में आई। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सब में तुमको सब बता दिया हूँ मैंने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली आई जे के में नहीं रहेगा, ए बी सी के फॉर्मेट। कभी भी वेक्टर्स को अपन याद रख देगा, ए बार, बी बार, सी बार, आई बार, जे बार, के बार नहीं लिखने का कभी भी। बोलो क्यों? क्योंकि अपन पहले ही आई जे के को एक पदवी दे चुके हैं, एक्स वाई जेड। तो अगर अभी ये भी देखा ना, तो ऐसा देखा जाए तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है क्या? मैं लेकिन तुमको बताने के लिए फ्लो में मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? इधर आई जे के अलावा बाकी तुम लोग कुछ भी लिखो। समझ में आ रहा है? ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैप है। इसको क्या बोलेंगे? सादा वेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर एरो है। और इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये फॉर्मूला हो गया। ए, समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ये टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ गए? ओके, ओके। So now we move to a very important topic from vectors point of view, जिसका नाम है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ, ओके। क्या लिखा है बोर्ड पे? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं सिखाने के पहले लिखते टाइम भी बताया और अभी भी तुमको यही बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो लॉज अपने पास होता है, एक होता है ट्राइंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ सबसे पहला तुम्हारा 11वीं का पहला डेफिनेशन है, समझ आ रहा है? और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपलसरी 4 मार्क्स के बिना उसको क्वेश्चन है पैरेललोग्राम, फिक्स क्वेश्चन है ट्राइंगल लॉ। समझ में आ रहा है क्या? जब भी तुमको इंपॉर्टेंस दूंगा ना, तभी तुमको ये हमेशा बताते जाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल लॉ भी इंपॉर्टेंट है। अभी सुनो, तुम लोग ने लिखा क्या है ट्राइंगल लॉ में? एग्जैक्टली तुमने क्या बताने का कोशिश किया है? when two vectors of the same physical quantity, आखिर अपन ने पढ़ा ना, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लिखा है when two vectors of the same physical quantity, थोड़ा इंग्लिश ठोका है, are represented in magnitude and direction। अरे वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा ही ना। सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? नहीं समझा सर? एक मिनट यहाँ पे आओ, क्या बोला रहा हूँ? ये देखो, ये स्टार्टिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में उन लोग ने लिखा है कि अगर एक साइड तुम लोग ने ये बनाया, ये देखो ये बनाया, ठीक, ये मेरा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये मेरा क्या है? एंडिंग। बराबर? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंडिंग पॉइंट। जिधर से मेरा पहला वेक्टर एंड हुआ, वहां से दूसरा स्टार्ट। इधर आया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट,
मेरा एंडिंग, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, और इधर आया मेरा एंडिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है प्रॉब्लम? When two vectors are represented in magnitude and direction, ये है मेरा वेक्टर है, ये है मेरा वेक्टर ए, क्या है मेरा वेक्टर ए, ये क्या है मेरा वेक्टर, समझ में आ रहा है? दिस वेक्टर ए, दिस वेक्टर बी, और ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज के हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर ये मास है तो ये भी मास है, ये तो ये भी लेंथ है। अगर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ए को मैंने स्टार्ट इधर से किया, एंड इधर किया, इधर एंड हुआ, उससे वापस स्टार्ट हुआ, इधर एंड हो गया। चलो वापस पढ़ो। इफ टू वेक्टर्स, एक मिनट, एंगल में तीन साइड होते हैं, ये दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी। मैं तुमको बहुत डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा और कचा कच वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा। तो वैसा ये बड़ा है थोड़ा डेफिनेशन, समझ में आ रहा? तो मैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और इधर ही लर्न करवा के ले रहा हूँ। ध्यान देना, अभी तक तुम लोग ने क्या बोला। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द सेम फिजिकल, व्हेन देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, represented in magnitude and direction, and they are represented by two sides of a triangle। ट्राइंगल को तीन साइड होते हैं, उसमें से मैंने ये एक साइड लिख दिया, ये मतलब दो वेक्टर्स को ट्राइंगल के दोनों साइड ने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट। अभी तक आगे टेकन इन ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो वो है टेकन इन ऑर्डर। समझ में आ रहा है? टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या रे? टेकन इन ऑर्डर मतलब इधर से स्टार्ट किया, इधर एंड, इधर से स्टार्ट किया, इधर एंड, इधर से स्टार्ट करूंगा, बराबर। ये जो साइकिल है उसको बोलूंगा टेकन इन ऑर्डर, ये जो साइकिल है उसको क्या बोलूंगा, टेकन इन ऑर्डर। ये देखो, स्टार्ट कर रहा हूं, एंड, स्टार्ट कर रहा हूं, एंड, स्टार्ट करूंगा, ये चीज को क्या बोलूंगा, टेकन इन ऑर्डर। आगे बस, ये एक साइड ऑफ द ट्राइंगल है, ये सेकेंड साइड ऑफ द ट्राइंगल है। मैं क्या बोला, टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, इधर से स्टार्ट किया, इधर, इधर से स्टार्ट किया, इधर, बस। आना कैसा चाहिए था, इधर से इधर, लेकिन आएगा कैसा, टेकन इन अपोजिट सेंस, इधर से। समझ में आ रहा है इसका शॉर्ट क्या है? ये है रिजल्टेंट। कौन है? रिजल्टेंट वेक्टर। टेकन इन ऑर्डर मतलब, अभी एवरीवन ऑन द बोर्ड, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। When two vectors are represented in magnitude and direction of the same physical quantity A and B by the two sides of the triangle taken in order, मतलब सिर्फ दो ही साइड किस में लिए है, ऑर्डर में लिए। सर टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, लेकिन रिजल्टेंट जो तुम्हारा वेक्टर है, जो तुम्हें आंसर मिलने वाला है, वो है अपोजिट सेंस में। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑन सेंस। मतलब सर, मतलब क्या, ये होना चाहिए था ऐसा, इधर से होना चाहिए था ऐसा, होना चाहिए था ऐसा, लेकिन होएगा ऐसा। अरे मैं क्या बोला, क्लियर है? वापिस बता रहा हूँ, ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, आना चाहिए था ऐसा लेकिन आएगा ऐसा। दिस इज रिजल्टेंट ए। याद रखने का, ए और बी हमेशा ऑर्डर में रहेंगे, मतलब साइकिल में, लेकिन अपोजिट सेंस में हमेशा कौन रहेगा, रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझा क्या? वापिस एक लास्ट टाइम पढ़ता हूँ ताकि तुम लोग को रिजल्ट एकदम पता बता। Triangle law of vector addition says if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in the opposite sense। इसको एक वर्ड भी नहीं सकता उसमें,
सबको सब समझा है? जानबूझ के मैंने इतना स्ट्रेस में पढ़ाया था कि तुमको समझ में आना चाहिए क्या है। अच्छा, ब्रैकेट में उसके बाद में क्या लिखा, थोड़ा पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। सर क्या, अरे उन लोग रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट देख, स्टार्ट किधर से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट स्टार्ट हो रहा है, और एंड किधर हो रहा है, एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। समझा? फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किधर से हो रहा है, इधर से, तो रिजल्टेंट भी स्टार्ट किधर से होगा, इधर से। सेकेंड पॉइंट एंड किधर हो रहा है, इधर, तो वो भी एंड होएगा इधर। वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोला। एम आई वेरी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ओके, नेक्स्ट। ये एक लॉ है, वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव, वेक्टर लॉ इज एडिटिव। आई थिंक वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेगा, लेकिन ये ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन सबको समझ में आ गया, क्लियर है? इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी कम, अपन ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन के साथ साथ पैरेललोग्राम करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़े बाद में अपन सम्स करने वाले हैं, वही सम्स तुम लोग को मैथ्स में भी एक चैप्टर है वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो तुम्हें समझना। क्लियर है क्या? समझा मैं क्या बोला? ओके।